बात उस खबर की जो कि हर घर में देखी जानी, समझी जानी, जिसको बताया जाना बहुत जरूरी है। आपने सोशल मीडिया पर स्टोरी के रिव्यूज देखे होंगे, मूवी आपने देखी भी होगी। मूवी का नाम था द केरला स्टोरी। अब वही साजिश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सच्चाई बनकर सामने आ चुकी। फर्क सिर्फ इतना कि यहां कोई कैमरा नहीं था, यहां कोई ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं था, यहां कोई ऑफिशियली कागजों पर स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि यहां एक सुनियोजित आतंकी नेटवर्क था। इस आतंकी नेटवर्क का टारगेट था नाबालिग दलित लड़कियों को अगवा करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनका धर्म बदलवाना और फिर जिहाद के नाम पर आतंकी साजिश की ट्रेनिंग देना। उसका मास्टरमाइंड भी है एक ऐसा चेहरा जो प्रयागराज के फूलपुर से शुरू होकर केरल की उस भट्टी में माइनर लड़कियों को झोंक रहा था, जहां उनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल पर यह रिपोर्ट आई। यूपी में केरल स्टोरी 2.0 कहकशां का आईएस मॉड्यूल एक्सपोज। जो केरल स्टोरी फिल्म में हुआ, क्या वही हूबहू प्रयागराज में हो रहा था? धर्मांतरण से टेरर ट्रेनिंग तक माइनर ब्रेन वॉश मॉड्यूल का खुलासा। आतंकी प्रयोगशाला @प्रयागराज, अब योगी करेंगे पक्का इलाज। जिहाद की ट्रेनिंग देते थे और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। जो कुछ आपने द केरला स्टोरी फिल्म में देखा, वही अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फिल्म में स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत थी। साजिश थी नाबालिग दलित बच्चियों को अगवा कर ब्रेन वॉश करने की, उनका धर्मांतरण करवाकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाने की और अंत में भारत के खिलाफ खड़ा करने की। और इस साजिश का मास्टरमाइंड निकली कहकशां। यह कहकशां कौन है और इसका किससे लिंक है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक पीड़िता की दर्द भरी दास्तान सुनिए। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। प्रयागराज से केरल की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, लेकिन इसी रूट पर एक खतरनाक साजिश पल रही थी, जिसका पहला पड़ाव था प्रयागराज के फूलपुर का लिलहट गांव, जहां से चल रही थी ISIS की ब्रेन वॉश फैक्ट्री। यहीं से शुरू हुई थी वो खतरनाक कहानी, जिसकी जड़ें सीधे केरल तक फैली हुई थी। 28 जून को गुड्डी देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी लापता है। इस मामले ने जब रफ्तार पकड़ी तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। शुरुआती छानबीन में पता चला कि लड़की को बहला फुसलाकर कहकशां नाम की महिला केरल ले गई और मददगार बना मोहम्मद कैफ, जो लड़की को प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। लड़की को कुरान पढ़ाई गई और फिर कहा गया अब तू जिहाद के लिए तैयार है। कहकशां और कैफ ने पीड़िता को इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो खुद को नया जीवन मिलने की उम्मीद में उनके साथ चल दी। अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची को केरला ले जाकर के उसको न सिर्फ धर्मांतरण का प्रयास किया गया, बल्कि उसे जिहादी मानसिकता से जुड़े लोगों के संपर्क में भी लाया और उसके एक तरीके से कहें तो आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्तता को लेकर के जो प्रयास है वो किया गया। फिलहाल पुलिस जो है अब दरक्षा को अपनी कस्टडी में ले ली है। केरल पहुंचने के बाद कहानी ने और भी भयावह मोड़ लिया। वहां पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई।
अब एक बार आप इस पूरे केस की टाइमलाइन देखिए कि कैसे यूपी से केरल तक इस टेरर फैक्ट्री का नेटवर्क काम कर रहा था। फूलपुर से नाबालिग लड़की को अगवा किया गया। गांव की कहकशा नाम की महिला ने पैसों का लालच दिया। धर्म परिवर्तन के लिए बच्ची को वो केरल ले गई। नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। आरोपियों ने उसे जिहाद के लिए भी उकसाया, लेकिन वो आरोपियों के चंगुल से भागकर बमुश्किल स्टेशन तक जा पहुंची। इस मॉड्यूल का मकसद था नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश कर किसी बड़ी साजिश के लिए तैयार करना, ताकि उन्हें ISIS जैसे संगठनों को सौंपा जा सके। इसकी सच्चाई अगर जांच की जाए, क्या सच्चाई वो सामने आवे तो वो कहा जा सकता है ना, अपने क्या कहते हैं हम। लेकिन इनकी जो गतिविधियाँ अच्छे नहीं है। हाँ, अच्छे नहीं है, करेक्टर तो अच्छे नहीं है। कहने का मतलब 4-5-6 महीने से ये सिस्टम है। अब प्रयागराज पुलिस ने कहकशा और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ चल रही है। थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहकशा और मोहम्मद कैफ ने यूपी से केरल तक ISIS नेटवर्क का जो जाल बिछाया, इस बार वो उसी जाल में फंस गए। इस बहादुर लड़के की सूझबूझ ने एक और केरल स्टोरी बनने से देश को बचा लिया। लेकिन अब योगी फोर्स इस नेटवर्क को खोज कर ध्वस्त करने में जुटी है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में माइनर लड़कियों की टेरर ट्रैफिकिंग पर कुछ बड़े अपडेट भी सामने आए। वो अपडेट क्या है सुनिए जरा। खबर यह है कि 3 जांच एजेंसी यानी NIA, ATS और STF इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभालेंगी। आरोपी से पूछताछ की जाएंगी। जो पीड़िताएं हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा। धर्मांतरण के बाद आतंकी संगठन से जुड़ने का भी शक है। गिरफ्तार महिला जो है वो PFI से संबंधित थी। PFI जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन रहा है। आरोपी महिला का 3 साल में 5 बार केरल का सफर रहा है। अब तक 2 और लड़कियों को केरल भेजने का इनपुट सामने है। लड़कियों की जो सप्लाई की जाती थी उसके बदले में मोटी फंडिंग होती है। महिला की बैंक डिटेल्स भी जुटाई जा रही है ताकि ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कहां से ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पूरी डिटेल सामने आ सके। अब मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको, एक और चेहरा दिखाता हूं। ये चेहरा है चंद्रशेखर आजाद का, नगीना से सांसद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के समर्थकों ने प्रयागराज की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने कानून को कुचला, सरकारी गाड़ियों को घेर कर तोड़ा। जरा तस्वीर देखिए, गाड़ियों को घेर कर तोड़ा गया, इनको जला दिया गया, पुलिस पर हमला किया गया और अब इनका पहचान करके उत्तर प्रदेश पुलिस अपने स्टाइल में इनका इलाज शुरू कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि हालात ऐसे बने क्यों? चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी गाड़ियों में आग क्यों लगाई? वो जरा इस रिपोर्ट में जवाब देंगे। भीड़ जुटाई, गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियां पलटाई, आग लगाई, पुलिस पर पत्थर बरसाए, जमकर हंगामा काटा। ये आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की अराजकता है। वही आजाद समाज पार्टी जिसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के समर्थकों का तांडव था जिसने प्रयागराज को 5 घंटे तक झुलसाए रखा। DM और SP तक बेबस नजर आए। प्रशासन हाथ जोड़ता रहा, लेकिन समर्थकों का हुजूम हाथों में पत्थर लिए खाकी पर कहर बनकर टूट पड़ा। देखिए कैसे पहले पुलिस की सरकारी गाड़ियों को घेर कर उन्हें हिलाया गया और फिर जोर लगाकर उन्हें पलट दिया गया। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें फूंक दिया गया और प्रशासन चुपचाप देखता रहा, क्योंकि अराजकता करने वाले कार्यकर्ता पुलिस पर हावी हो चुके थे। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्टाइल में उपद्रवियों का इलाज शुरू कर दिया है। दंगा और बवाल करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी वसूली करने की भी तैयारी है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और 50 से ज्यादा बाइकें सीज की। दरअसल कल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें प्रयागराज सर्किट हाउस में ही रोक दिया था, जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में उग्र समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। चंद्रशेखर को पुलिस के रोके जाने के बाद समर्थकों ने नाराज होकर बवाल मचाया, लेकिन ये नाराजगी देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई।
जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उपद्रव बवाल जो है वो तोड़फोड़ की जो घटना है वो कारित की गई है। देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, किस तरीके से इसको तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से इस पर पथराव किया गया है, इसकी हालत कैसी है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस की ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो किस तरीके से चकनाचूर है। लेकिन अब इन्हीं के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तोड़फोड़, आगजनी करने वाले लोगों पर हंटर चलाया जा रहा है। अराजकता फैलाने वाले ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये वो राज्य है जहां पहले ही सीएम ने आदेश दे रखा है, दंगा फैलाने वालों की गर्मी निकाल दो। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। अगर सरकारी संपत्ति को और व्यापारियों के प्रतिष्ठान को किसी ने आग लगाई तो उसकी भरपाई करते करते उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाओगे। अब ठीक वैसा ही हो रहा है। प्रयागराज में हुई अराजकता के एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वायरल वीडियो को सबूत में तब्दील किया जा रहा है और योगी फोर्स आरोपियों की संपत्तियों को सील करने और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और बात शिव भक्तों की। सावन का महीना आने वाला है और शिव भक्तों के समर्थन में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़ी पवित्र शिवालयों में जल अर्पित करते हैं, लेकिन कांवड़ रूप में जिन जगहों पर रुकते हैं, जिन ढाबों में जाते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं, उनकी असली पहचान को छिपाने की कई बार बात सामने आ चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि कई मुस्लिम समुदाय के लोग या गैर हिंदू समुदाय के लोग ढाबे का नाम हिंदू धर्म के अनुरूप रखते हैं, तस्वीर लगाते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसी शिकायत के बाद जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने तहकीकात की। देखिए, दुकान पर हिंदू नाम, मालिक मुसलमान, क्यूआर कोड से होगी पहचान, हिंदू संगठनों का अभियान, ढाबों पर लगेगी भगवान वाराह की तस्वीर। कांवड़ियों के सम्मान में सारा हिंदू मैदान में, कांवड़ियों के सम्मान में सारा हिंदू मैदान है, कांवड़ियों के सम्मान में सारा हिंदू मैदान है, जसवीर महाराज के सम्मान में सारा हिंदू मैदान है, जसवीर जी महाराज के सम्मान में सारा हिंदू मैदान है। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक जहां से भी कांवड़ियों को गुजरना है, वहां रास्ते में पड़ने वाले सभी ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर अब भगवान वाराह की तस्वीर लगाई जा रही है। स्वामी यशवीर की अगुवाई में हिंदू संगठनों का दल मेरठ पहुंचा, जहां दुकान मालिक की पहचान के साथ ही भगवान वाराह की तस्वीर लगाई गई। हरिद्वार से लेकर मेरठ, गाजियाबाद और फिर मुजफ्फरनगर, इन तमाम जगहों पर जहां से कांवड़ यात्रा निकली, वहां पर सभी दुकानों के आगे भगवान वाराह की तस्वीर लगाई जाएगी। खासकर उन हिंदुओं की दुकान पर जो हिंदू दुकानदार हैं, ताकि कांवड़िया ये सोच के आए और कि वहां पर ये दुकान है और यहाँ पर उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। क्योंकि इस रोड पर दौरान, इस सड़क पर कई ऐसे ढाबे हैं जो पंडित जी के ढाबे के नाम से, फिर हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकान तो है, लेकिन उस दुकान को मुस्लिम लोग संचालित करते हैं। दुकानों पर भगवान वाराह की तस्वीर लगाने के पीछे तर्क ये दिया गया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम दुकानदार दुकानों का नाम हिंदुओं के नाम पर रखते हैं। दुकानों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन भगवान वाराह के शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मुस्लिम समाज में प्रतिबंधित है, इसलिए उनकी तस्वीर लगाई जा रही है। देखिए, सनातन धर्म के सभी लोग सनातन धर्म के योद्धा हैं और वह वो सड़कों पर आ चुके हैं और जान चुके हैं। पहले धोखे में रहते थे, लेकिन अब जब हमने 2 वर्ष से ये जागृति का कार्यक्रम किया तो ये हमारी बात थूकने मूत्र करने वाले गैंग के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, हमारी ये आवाज़ पूरे भारत में सत्य पाई गई। भगवान वाराह की तस्वीर दुकानों में लगाने के पीछे 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई वो घटना भी है, जहां पंडित जी के नाम से एक मुसलमान ढाबा चला रहा था। हिंदू संगठन जब वहां जांच के लिए पहुंचे तो दुकान के कर्मचारियों ने आधार कार्ड देने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद जब पेमेंट मशीन से क्यूआर कोड के जरिए जांच की गई तो दुकान का मालिक मुस्लिम समुदाय का निकला, जिस पर बवाल मच गया।
हिंदू संगठनों ने 24 घंटे के अंदर दुकान का नाम बदलने की चेतावनी दी तो नाम बदलने की जगह आदमी को ही बदल दिया गया। इस मामले में एक महिला दीक्षा शर्मा का नाम भी सामने आया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पंडित जी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, लेकिन अब इसका रियलिटी टेस्ट करते हैं कि इसका मालिक कौन है, इसे चलाता कौन है, या फिर किसी और तरीके से इसे मुस्लिम चला रहे हैं हिंदू के नाम पर। मेरे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, इसे जानते हैं। जी भैया, आप होटल के मालिक हैं? श्रीमान जी, मैं सहायक मैनेजर हूँ। ये होटल किसका है? ये होटल प्रधान प्रबंधक तो ये हमारी दीक्षा शर्मा जी हैं, मेरठ भोला जाल रहते हैं, और जी उनके मार्फत जो है ये सनोवर जी के पास आया था। सहायक मैनेजर सुनील ने बताया कि ढाबे के मालिक सनोवर हैं। मतलब ये कि कांवड़ रूट पर यह ढाबा पहचान छिपाकर चलाया जा रहा है। ढाबे का नाम तो पंडित जी ढाबा लिखा है, काउंटर पर सुनील मिले तो वो भी हिंदू हैं, लेकिन QR कोड में सनोवर और साबिर लिखा हुआ मिला। मतलब ढाबे का मालिक सनोवर मुस्लिम है। यही वजह रही कि हिंदू संगठनों ने तय किया कि वो अब कांवड़ रूट पर जितने भी ढाबे और होटल हिंदू नाम से हैं, उन पर भगवान वारा की फोटो लगाई जाएगी। बहुत होटल ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे हैं, लगातार चल रहे हैं। उनमें कारीगर मोमडन है। मैं यूँ नहीं कह रहा, तो कुछ घटनाएं ऐसी हो, कुछ थूक वाली घटना, कुछ ऐसी जिससे व्यवस्था खराब होने का डर है। उसी व्यवस्था से तो हमारा यही है कि कोई भी दुकान मांस मच्छी एक तो वो बंद कराएंगे, दूसरा जो भी दुकान हिंदू के नाम पे वहाँ मुसलमान कारीगर हैं उनको भी भगवाने का काम करें। हिंदू नाम पे कोई भी दुकान चलने नहीं दी जाएगी। भाई जिसे अपना व्यवसाय करना है अपना नाम रखो खुला, भाई किसी श्रद्धालु की इच्छा हो खाओ या मत खाओ, लेकिन नाम बदल के किसी को भी खाना नहीं दिया जाएगा। सभी को अपना दुकान का नाम और कारीगरों के नाम भी चिपकाने पड़ेंगे। कुछ ही दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिस पर योगी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर खुले में मांस बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही दुकान के मालिकों को नाम लिखना भी जरूरी है। ढाबे या होटल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की जानकारी देनी होगी। सरकार की गाइडलाइन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे ढाबों की लोग खुद ही पहचान करें, ताकि उन्हें फूड साजिश से बचाया जा सके। मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आने वाले दिनों में अलग अलग धर्मों के त्योहार आने वाले हैं। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हों, इसी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब पूरे एक्शन मोड में है। अलग अलग शहरों में उत्तर प्रदेश पुलिस सैकड़ों लोगों को पाबंद कर रही है। नोटिस दिया जा रहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, जुर्माना तो वसूली होगी। सख्त एक्शन का अल्टीमेटम दिया गया। मुहर्रम से पहले उत्तर प्रदेश में कहां कितने लोगों को नोटिस जारी किया और क्यों जारी किया गया, रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुहर्रम के पहले योगी फोर्स का बड़ा एक्शन, सैकड़ों उपद्रवी पाबंद, सोशल मीडिया पर भी नजर। योगी ने कुछ दिन पहले अधिकारियों के साथ बैठक कर जो निर्देश दिए थे, अब ग्राउंड पर उसका असर दिखना शुरू हो गया है। त्योहारों पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए योगी फोर्स उपद्रव करने वालों पर एक्शन ले रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, शक के आधार पर भी लोगों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की मनमानी भारी पड़ेगी। पुलिस ने शांति में खलल डालने की आशंका के चलते संभल में मुहर्रम को लेकर 900 से ज्यादा लोगों को पाबंद किया है। बाकी संदिग्धों के सत्यापन का काम जारी है। पाबंदी SDM स्तर पर तय की जाती है और ये व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड और व्यवहार के मुताबिक होती है। पाबंदी की राशि 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। प्रतापगढ़ में 700 से ज्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। पाबंद किए गए लोगों को कुंडा कोतवाली से नोटिस भी जारी किया गया है। जो मुहर्रम के आयोजक हैं, रथ यात्रा के आयोजक हैं, कांवड़ के आयोजक हैं, सभी को दिशा निर्देश जो शासन के वो दिए गए हैं कि उनका अनुपालन करना है। उनकी समस्याएं जानी गई हैं, चाहे वो समस्या विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जुड़ी हुई हो, और वो पुलिस और प्रशासन का क्या सहयोग चाहते हैं वो उनसे पूछा गया है। और लगातार वो एक सतत प्रक्रिया है। हमारे SDM, COs, थाना प्रभारी लगातार संपर्क में है सभी संगठनों के और सभी जो भी कमेटीज़ हैं, और उनसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें हम सही करवा सकते हैं। त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों और मनमानी करने वालों पर यूपी पुलिस की सख्त नजर है। यूपी पुलिस और PAC के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। और बात आसमान से बरसते हुए कहर की। पहाड़ों पर हो रही बारिश अब इंसानों के लिए मुसीबत ज्यादा बन चुकी है। बारिश लगातार हो रही है। मिट्टी के जो पहाड़ हैं ज्यादातर वो दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो जा रहे हैं। लोगों के सपनों के आशियाने आफत की बारिश की वजह से ढह जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां लोग नावों के सहारे अपना रेस्क्यू करने या करवाने के लिए मजबूर हैं।
इन्हीं मुसीबतों के बीच, इसी परेशानी के बीच मौसम विभाग की चिंता को और बढ़ा दिया है और कई जगहों पर हाई अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। दरकते पहाड़ों का गदर, सड़कों पर सैलाबी सितम, पानी का मनमानी कहर। पहाड़ों पर मौसम के बदले मिजाज ने ऐसी बर्बादी मचाई है कि लाखों की आबादी कराह उठी है। खूबसूरत जंगलों से घिरा यह इलाका जलजले से उबरा भी नहीं था कि आसमान से फिर आफत आ गई। कुछ दिन पहले लोगों ने जो विनाश लीला देखी थी, उसका रिपीट टेलीकास्ट नजर आ रहा है। हफ्ते भर के भीतर हिमाचल के कई बड़े हिस्से में वैसी ही आपदा लौट आई है। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। ये तस्वीर पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूटकर नीचे खाई में गिर गई। हालांकि लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए कैंटीन और उसके आसपास के इलाकों को पहले से ही खाली करा लिया गया था, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। अब शिमला की दूसरी तस्वीर को देखिए। ये 5 मंजिला इमारत जो बारिश और लैंडस्लाइड से पहले एक बुलंद इमारत हुआ करती थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये इमारत देखते देखते एक मलबे में तब्दील हो गई। हिमाचल प्रदेश में बादलों ने फिर से विकराल रूप अख्तियार कर लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी शिमला से लेकर सोलन और मंडी से लेकर बिलासपुर तक हर जगह तबाही और बर्बादी का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल के मंडी जिले के लारजी डैम पर, जहाँ पहाड़ों में तेज बारिश होने की वजह से यहाँ जो लारजी डैम है उसमें पानी भर गया है और उसके बाद में इस पानी को यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही सेंज घाटी है और जहाँ पर ये बादल फटा था और बादल फटने से जो तबाही है उस इलाके में देखने को मिली थी, ये जो पानी है ये भी सेंज घाटी की तरफ से ही आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। यहाँ मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब पहाड़ पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब देवभूमि में रहने वालों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हैं। रोड पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियां पानी के आगोश में समा गई हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कुदरत के कहर की, पानी की मनमानी की और बढ़ती परेशानी की। उत्तरकाशी से आई तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रचंड वेग ये कहना चाहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो या तो बहता जाएगा या फिर बर्बाद होता जाएगा। महीने भर पहले जिस मानसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं और इसी आफत के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाना पड़ रहा है। चट्टान के बीचों बीच 2 युवक नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहला युवक अपना हेलमेट दूसरे शख्स को देकर एक से दूसरे चट्टान पर कूदता है। उसके पीछे पीछे दूसरा शख्स भी वैसा ही करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अगर गलती से किसी का पैर फिसला तो ये बड़ा हादसा हो सकता है। बागेश्वर में भी बारिश और लैंडस्लाइड लोगों को डरा रही है। कपकोट के भनार गांव से एक घर के दरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भनार गांव में एक मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गया था और अचानक दरक गया। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और नदियां यहां धीरे धीरे रौद्र रूप लेती जा रही हैं। ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पहाड़ों पर आसमानी आफत बरसती रहेगी, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मुसीबतों को और बढ़ाएगी। बाढ़ बारिश की तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से बरस रही बूंदों ने जनजीवन को एकदम अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश लगातार हो रही है और लगातार होती हुई बारिश की वजह से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी अंदर तक घुस गया है। कई हालात ये हो चुके हैं कि पूरा का पूरा इलाका तालाब जैसा बन चुका है। इसी की वजह से लोग अपने घर से ना निकल पा रहे हैं और जो निकल चुके हैं वो वापस लौट के घर तक नहीं आ पा रहे। ऊपर से मौसम विभाग का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में और ज्यादा बारिश हो सकती है।
तो यही हाल उत्तराखंड में भी है। उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, शिमला में, सोलन में, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश हो सकती है। लोगों की परेशानियां अभी और बढ़ सकती हैं। बरसता आसमान, आफत में जान, आधा हिंदुस्तान सैलाब से परेशान, सैलाब से सहमी कई जिंदगी, आधी दुनिया इस वक्त आसमानी आफत झेल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के विकराल रूप के आगे अब तक सैकड़ों इमारतें, पुल और गाड़ियां घुटने टेक चुकी हैं। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है और बानगी है सहारनपुर से आई तस्वीरें। सहारनपुर में यमुना में अचानक जलस्तर 10 फीट बढ़ा, जिस वजह से नदी किनारे एक ट्रक डूब गया। जान बचाने के ड्राइवर और क्लीनर ट्रक के ऊपर चढ़ गए ताकि पानी के तेज बहाव के बीच में खुद को बचा सके। ये यूपी के बिजनौर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों की वजह ये कि बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है और देखते ही देखते पूरी दीवार ढह जा रही है। झारखंड के रामगढ़ में भी बाढ़ से हालात इतने ही खराब। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी के किनारे लगी दुकानें पूरी तरह से तबाह हुई। लोगों के समझने से पहले नदी सब कुछ अपने आगोश में ले चुकी। जमशेदपुर में बाढ़ बारिश के बाद हालात बेहद खराब। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका टापू बन गया। शहर है या समंदर, फर्क करना मुश्किल। इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर कमर तक पानी है। बाशिंदे जान जोखिम में डालकर खुद को पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। वहीं बिहार के गया से दिल को दिलाने वाली तस्वीरें। यहाँ एक पहाड़ी के झरने पर लोग मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक पानी का सैलाब आता है। देखते ही देखते तबाही मचती है। 6 बच्चियां बहने लगती हैं। हालांकि ग्रामीणों ने कोशिश करके सभी बच्चों को बचाया। फिलहाल एक घायल बच्ची की स्थिति सामान्य है। बारिश की विनाशकारी बूंदें जलजला बनकर कहर बरपा रही हैं। शहर के शहर जल प्रलय से बेहाल। उफनती हुई नदियों की खौफनाक लहरें सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां एक नया स्कैम सामने आया। भगवा चोले में सनातनी बने मुस्लिम समुदाय के लोग वहां भगवान की तस्वीर हाथ में लेते हैं और गली गली भीख मांगते हैं। जब पूछा जाता है तो अपना नाम हिंदू नाम बताते हैं, लेकिन जी न्यूज की पड़ताल में इनके गैर हिंदू होने, इनके मुसलमान होने का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट जरा देखिए। हुलिया सनातनी, हाथ में भगवान की तस्वीर, नाम बताया हिंदू, निकला मुसलमान। भीख के लिए भाईजान का नया स्कैम। यूपी के शामली से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने वाले भी दंग रह गए। भगवा चोले में भाईजान का एक नया स्कैम चलता दिखा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में भगवान की तस्वीर लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अपनी पहचान छिपाकर भीख मांग रहे हैं। हिंदू मोहल्लों में भगवा चोला धारण किए मुस्लिम समुदाय के ये लोग बेधड़क जा रहे हैं, जिनमें इनके साथ बच्चे भी शामिल हैं। जी मीडिया की टीम ने जब इनसे इनकी पहचान के बारे में पूछा तो हिंदू नाम बताकर ये साफ झूठ बोल गए। बता अपना पिता का नाम रोहित। लेकिन जब उसकी बात की जांच की गई तो पता चला कि वो सोनू नहीं बल्कि चंदनपुरी का रहने वाला शहजाद है। तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो। मुस्लिम जोगी? मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना नहीं, पाधा बताया था। तो हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी, बताइए। मुसलमान जोगी। जानकारी में ये भी सामने आया कि भीख मांगने वाले मुसलमानों में कुछ लोग हरियाणा के भी थे। हरियाणा के पास कितने लोग आए यहाँ मांगने के लिए? क्या नाम है आप लोगों के? क्या नाम है? वहीं इस मामले में मुस्लिम समाज के लोगों ने धर्म बदलना और भीख मांगना दोनों को ही गलत बताया। साथ ही ये भी कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो गलत है जी, पूरे तरीके से। अच्छा, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए।
उनके साथ मारपीट तो नहीं करना चाहिए, ये कानूनी विषय है। कानून में जो है जो प्रक्रियाएं हैं कानून की वो उनके साथ होनी चाहिए। मारपीट से उसका कोई हल नहीं है। जो पुलिस है, जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। भगवा में मुस्लिमों के भीख मांगने को हिंदू संगठनों ने भी गलत ठहराते हुए पुलिस से मामले की जांच की मांग की। ये बहुत गलत है। भगवा पहनने और अपना नाम छिपावे और अपना धर्म छिपावे, ऐसा हमें सहन नहीं है और ये हमें हमारे धर्म के प्रति कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। इससे हिंदू मुस्लिम होगी और हिंदू मुस्लिम हो गए फिर क्या होगा। पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में सोचना चाहिए और इनकी आईडी कार्ड या कुछ ऐसा बनवा के जब इनसे जो भीख मांगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना धर्म और नाम क्यों छिपा रहे। वही मामला पुलिस की जानकारी में आया तो जांच के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के कोई व्यक्ति अगर अपने शामली में आते हैं, अगर वो अपराधी हैं तो उनकी विधिवत जांच की जाए और जांच कर विधिवत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस मामले में चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की गई है कि नाम और पहचान बदलकर जो लोग कहीं भी बेरोक-टोक आ जा रहे हैं, उनसे कई तरह के खतरे भी हैं। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का होगा तो खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में मामले की जांच के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। शामली से जी मीडिया के लिए श्रवण शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार बुलेट प्रूफ के साथ बॉम्ब प्रूफ इंतजाम किए गए। बाबा बर्फानी के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K9 कमांडो स्क्वाड मोड से संभाल चुका है। ये वो कमांडो हैं जो हर हथियार, हर संदिग्ध हरकत को सूंघ कर पहले से अलर्ट कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं। 2 जुलाई को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना होना है। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 45,000 जवान पहलगाम में तैनात किए गए हैं। बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए सुरक्षा बल ने इस बार ऐसा इंतजाम किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों को ऑपरेशन शिवा का नाम दिया गया है और हर तीर्थयात्री की सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीक के साथ अभेद सुरक्षा व्यवस्था तैयार है। पहली बार FRS कैमरों को हर बेस और ट्रांजिट कैंप और रणनीतिक बिंदुओं पर लगाया गया है, जिनमें सक्रिय आतंकवादियों, OGW और अन्य ब्लैक लिस्टेड लोगों का डेटा है। FRS कैमरे में होगी हर शख्स की जांच। अब हम आपको ले चलते हैं पहलगाम में बने नुनवान बेस कैंप। यही वो जगह है जहां से पहलगाम यात्रा के लिए रजिस्टर्ड यात्रियों का जत्था रवाना होगा। ऐसे में उधमपुर सेक्टर्स में CRPF की K9 डॉग स्क्वाड टीम की तैनाती के साथ ही हाईवे पर पेट्रोलिंग के बंदोबस्त किए गए हैं। CRPF ने निगरानी बढ़ा दी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान के तहत फोर्स की तैनाती की गई है। इस वक्त हम पहलगाम रूट पे है। जो यात्रा यहाँ से जाएगी उसके लिए जो ये देखिए जो पुलिस कर्मी इसके हाथ में FRS से जो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कैमराज है, आप इस कैमरा को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस कैमरा है। इसमें पहले से ही जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, टेररिस्ट है, OGWs है, ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनके डाटा फिट किए गए हैं और ये हर व्यक्ति को इस कैमरा के सामने यहाँ पर लाया जाता है चेक पॉइंट पे। और जैसे ही अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है जो जिसका डाटा इसमें फीड किया होता है, तो ये जो लाल कलर का इसमें ये लाउड स्पीकर जैसा है छोटा, ये एकदम से हूट करता है। यात्रा की तैयारी के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ऑपरेशन शिवा आखिर है क्या। ऑपरेशन शिवा सुरक्षा बलों की ओर से चलाया गया एक मल्टी लेवल सुरक्षा पहल है, जिसे इस वर्ष से वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। इस मिशन में सेना के साथ SSB के जवान तैनात रहेंगे और BSF और CRPF की भी तैनाती होगी। साथ ही BSF और CRPF की भी तैनाती होगी। इसके अलावा ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। 38 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा के शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। हर तीर्थयात्री की आवाजाही को ट्रैक करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID टैग अनिवार्य किए गए हैं, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़े हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो यात्रा शुरू होने वाली है,
उसके लिए 2 मुख्य मार्ग शामिल हैं। एक है पहलगाम मार्ग। पहलगाम मार्ग अनंतनाग जिले से शुरू होती है। इसमें चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचकर्णी होते हुए 48 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं। जबकि बालटाल मार्ग गंदेरबल जिले में पड़ता है। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर ही है, लेकिन ये रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए NSG और SOG को अलर्ट रखा गया है। बम निरोधक दस्तों और खोजी कुत्तों के साथ सड़क खोलने वाली टीम गुफा मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस बार एक और खास बात ये है कि यात्रा के लिए सिर्फ अधिकृत बसों को ही इजाजत मिलेगी।